लेकिन अमेरिका वगैरह में है एक जो 4 लोगों के बीच में एक जो है ब्लैक पीपल नहीं रह सकता, उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं। ये वहाँ की प्रॉब्लम है। हमारे आज की रियलिटी है। आज की रियलिटी है। ये कैंसर की दवाइयाँ और बाकी जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं इसमें इतना डिफरेंट, मतलब इतनी महंगी क्यों, कैंसर की दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं? एक्चुअली जो कैंसर की दवाइयाँ मोस्टली पेटेंटेड है। तो क्या ये मेडिसिन बनाना मतलब इतना इजी होता है कि वो कहीं पे भी बैठ के बना दो? नहीं, जैसे कि प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट जो होता है बनने के बाद कई सारे पैरामीटर होते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, इवेलुएशन होती है, तो वो सब तो उसके लिए काफ़ी पूरा सेटअप चाहिए, इंडस्ट्री में ही कर सकते हैं। और जो कैनेडिक जो प्रेसिडेंट थे उनका जो डेथ करता है उसका अब्राहम लिंकन है, ऐसी कुछ स्टोरी है। उनका मर्डर जो होता है लिंकन होता है, जो बंदा होता है, या अब्राहम लिंकन नहीं थे। अच्छा, दोनों अलग अलग इराक के बंदे थे। स्वागत है गाइस आपका इस खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है द मनोज एंड नावेश शो। और बात करें आज के एपिसोड की, तो आज का एपिसोड कुछ एकदम हटके होने वाला, एकदम फाड़ होने वाला है। आज के गेस्ट हैं एक फार्मासिस्ट मिस्टर अमित भारद्वाज। इस पॉडकास्ट में हमने जो फार्मासिस्ट की चीज़ें होती है उसके बारे में बात की है, मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल्स थोड़ी सी हमने जानी है इसके बारे में, और मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में जानी है। और साथ ही साथ अमित का थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस पॉडकास्ट में हमने जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी बात की है। और इसके साथ साथ जो फार्मासिस्ट की इंडस्ट्री है इंडिया में, ये ग्लोबल लेवल पे कहाँ तक पहुँची हुई है, कैसे काम कर रही है, इन सब पे बातें की है। और कुछ अभी एक रियल इंसिडेंट हुआ है फार्मा इंडस्ट्री को लेके अफ्रीका में, उस पर हमने डिटेल में बात की है। और इसमें आपको बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, खास करके कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो अभी की चाइना में आए हुए हैं उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स है इसमें। सो उम्मीद करता हूँ आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अमित भारद्वाज, स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से शो पे जिसका नाम है द मनोज एंड नावेश शो। आप एक फार्मासिस्ट हैं, अपने बी फार्मा किया हुआ है और आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, तो हम काफ़ी कुछ जानेंगे हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में, एक फार्मासिस्ट की लाइफ कैसी होती है, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, दवाइयों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अभी मार्केट में कौन सी नई दवाइयाँ हैं, और भी हम बहुत कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले किसी ने अपना फार्मेसी कंप्लीट किया, तो फार्मेसी करने के बाद वो उसे कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, वो क्या क्या काम कर सकता है? वो फार्मेसी करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे स्कोप्स रहते हैं, जैसे कि अदर फील्ड के कंपेयर में देखा जाए। जैसे फार्मासिस्ट जो है एक ड्रग स्टोर भी खोल सकता है, टीचिंग कर सकता है, क्वालिटी में जा सकता है, R&D में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है, प्रोडक्शन में जा सकता है, अपने खुद के जर्नल्स लॉन्च कर सकता है। मतलब काफ़ी सारे स्कोप इसके हैं, बट वो मतलब सबसे ज़्यादा उसकी पकड़ कहाँ, वो जाना कहाँ चाहता है, डिपेंड उस पर करता हूँ। अच्छा, इसको वैसे काफ़ी ज़्यादा है। आगे M.Pharm करके या PhD करके रिसर्च में भी हो जा सकता है, या फिर जो मेडिसिन की रिसर्च करते हैं उसमें भी जा सकता है। वो काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। तो जैसे अगर जो किसी ने डी फार्मा किया तो वो भी ये सब चीज़ें कर सकता है? डी फार्मा कर सकता है, डी फार्मा वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर उसे अपनी स्टडी जो आगे बढ़ानी होगी, B.Pharm करना होगा, M.Pharm करना होगा, आगे करना होगा, पोस्ट मतलब जो भी है करने के बाद वो कर सकता है। सबसे पहले तो थोड़ा सा ना इसके बारे में, ये बी फार्मा डी फार्मा जो अभी बता रहे थे, M.Phil वगैरह, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दो कि मतलब इसमें क्या क्या डिफरेंस है और इसका क्या क्या मतलब है। जैसे कि देखिए, जो डी फार्मा होता है ये डिप्लोमा होता है, ये मोस्टली जो है जो हम मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, उनके लिए करते हैं। जो डी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है। बी फार्मा जो होता है एक प्रोफेशनल डिग्री होती है जो 3-4 साल की होती है। इसे बैचलर डिग्री, जैसे कि हमारे पास डिग्रियाँ कई सारी होती हैं, नॉर्मल BA वगैरह 3 साल की होती है, ये प्रोफेशनल्स में नहीं आती, ये प्रोफेशनल होता है। इसके बाद हम जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, अदर फील्ड में कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम हायर स्टडी के लिए जाना चाहें तो M.Pharm कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, और भी सारे हैं। M.Pharm PhD, हाँ। इसमें एक इंडिया में थोड़ा कम स्कोप है PharmD का। फार्म डी मीन्स डी फार्मा? नहीं, बिगर देन B.Pharm। अच्छा, डी फार्म अलग है और फार्म डी अलग है। ये इंडिया में बहुत कम इसका स्कोप है, ये थोड़ा बहुत साउथ इंडियन है अभी, बाकी बाहरी कंट्री में काफ़ी चले। लगभग डॉक्टर के इक्विवेलेंट होते हैं फार्म डी वाले। हाँ, ये 5 साल का कोर्स होता है।
शुरू से लेके 5 साल तक का कोर्स होता है कि नहीं, मतलब शुरू से ये 5 साल का। शुरू से 5 साल तक टोटल 5 ईयर। फॉर्म डी, इसके बाद भी कुछ होता है? नहीं, इसके बाद भी आगे आप स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो। तो फाइनली देखा जाए तो फार्मेसी में ज़्यादातर कॉरपोरेट जॉब्स आप कर सकते हो। हाँ, कॉर्पोरेट जॉब्स कर सकते हैं। अदर हम मतलब कई जैसे एक फार्मेसी वाला, जैसे देखिए अदर फील्ड वाला बंदा कहीं जा नहीं सकता। अदर फील्ड वाला जैसे बीटेक वाला है, हाँ। जैसे एक फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं आपको। फार्मेसी में आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ, जो कि बहुत लोग सोचते हैं मैंने बायो ले लिया तो मैथ से छुटकारा मिल गया, तो ऐसा नहीं। फार्मेसी में आपको इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है आपको पढ़ना। मतलब ये ऐसा है कि मतलब एक ऐसा बंदा है जो पूरी सोसाइटी को रेगुलेट कर सकता है। एक ऐसा कोर्स, कुछ भी इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी है और भी सब, मतलब एक ऑल इन वन है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। फार्मेसी में इंजीनियरिंग कैसे घुस रही है? जैसे कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनकी जो टैबलेट वगैरह जो हम फॉर्मुलेट करते हैं तो उनकी इंजीनियरिंग हमें समझना पड़ता है। जैसे कोई भी मशीन कैसे फंक्शन करती है उसे समझने के लिए उसकी इंजीनियरिंग हमें समझना पड़ेगा। कोई लिक्विड है कैसे मूव करता है, जैसे अब किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, वो जिसके थ्रू मापी जाती है उसके में पूरा सब कुछ स्टडी करना पड़ता है। इसके लिए इंजीनियरिंग भी होती है इसमें। ये विस्कोसिटी वगैरह मतलब कि कितनी उसकी थिकनेस थिकनेस है, कितना उस लिक्विड का कितना थिकनेस वगैरह, वो सब चीज़ें देखने के लिए वो सब मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी मतलब मैटर करते हैं, तो उसके लिए उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तुमने की है कोई मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग में मैंने तो गया नहीं मीन्स प्रैक्टिकल में Practice में तो काफी सारी की है। कभी कोई मेडिसिन बनाई है? हमने काफ़ी मतलब टैबलेट्स बनाए हैं, कैप्सूल फिल किए हैं हमने। मैंने अपने हाथों से जो लड़कियों की फेवरेट चीज़ लिपस्टिक बनाई थी। अच्छा। अपनी लैब में हमने क्रीम्स बनाई है काफ़ी ज़्यादा, वो बनाया हमने, सनस्क्रीन बनाई है, ये सब हमने, पाउडर बनाया ये है। कैसे, मतलब हम नॉर्मल घर पे बना सकते हैं क्या ये सब नहीं, चीज़ें? जैसे कि हमारे पास केमिकल्स नहीं होते तो वहाँ कॉलेज वगैरह में केमिकल्स पहले रखे होते हैं तो उसके थ्रू हम बनाते हैं। टीचर हमारे गाइड करते हैं, प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करते हुए हम प्रॉपर बनाते हैं। तो क्या ये मेडिसिन बनाना मतलब इतना इजी होता है कि वो कहीं पे भी बैठ के बना दो? नहीं, जैसे कि प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट जो होता है बनने के बाद कई सारे पैरामीटर होते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, इवेलुएशन होती है, तो वो सब तो उसके लिए काफ़ी पूरा सेटअप चाहिए। इंडस्ट्री में ही कर सकते हैं, घर पे बना के हम यूज नहीं कर सकते। अभी हम करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव इफेक्ट आएंगे हमारे बॉडी पे, तो ऐसे नहीं कर सकते हम। अच्छा, तो अमित, एक मेडिसिन बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ क्या होती है? नॉर्मली हमें एक जो 500 mg का टैबलेट्स हम खाते हैं पैरासीटामोल, जब मान लो हम उसे जब हम फॉर्मुलेट करते हैं उसकी सबसे बेसिक चीज़ होती है उसकी हमें क्वालिटी ध्यान में रखना होता है, और उससे बनाते रहने हमें उसका वेट भी देखना होता है। 500 mg है लेकिन हमें दिखता 500 mg की, लेकिन वो एक्चुअल वेट उसका वो नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें पड़ती हैं। जैसे API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। क्या होता है API? क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें इसके बाइंडर होता है, थिकनिंग एजेंट होते हैं और ग्लाइडेंट्स होते हैं, कई सारे एजेंट्स होते हैं जो उनको मतलब सॉफ्टनिंग एजेंट होते हैं, जो उनको मतलब एक प्रॉपर मतलब जो मिल के मिक्सचर रेडी होते हैं, वो सबको हमें ध्यान में रखना और सही रेशियो जो मिलानी होती है, इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और जो अगर थोड़ा सा भी रेशियो हमारा गड़बड़ हो गया वो जाके जो कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है उसकी हेल्थ को। अच्छा, API मीन्स ये जो भी तुमने बताया, API मीन्स एक तरह से केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स होते हैं, जैसे कि ये तो हमारा रॉ फॉर्म हो गया पैरासीटामोल, ये ऐसे तो हम रैंडम बनेगा नहीं, टैबलेट फॉर्म में आएगा नहीं, इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, कुछ लिक्विड मिलाने पड़ेंगे, कुछ सॉलिड्स मिलाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो ऐड होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें कई सारे होते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट, सॉल्डिंग एजेंट होता है, लिक्विडिटी मतलब होता है, ग्लाइडेंट्स होते हैं, कई सारे होते हैं इसमें। ओके। अच्छा, जो अभी आपने बोला कि मतलब जो एक्चुअल वेट उसका नहीं होता, जैसे कि मतलब हम ये डोलो लेते हैं, डोलो 500 mg लेते हैं, तो क्या वो एग्जैक्ट डोलो में उसका 500 mg का क्या मतलब होता है? वो 500 तो जैसे कि जो हमारा मेन ड्रग है पैरासीटामोल, उसका वेट होता है 500 mg मिलीग्राम, और जो पूरे टैबलेट होल जो है प्रोडक्ट का वेट उससे ज़्यादा होता है, जो इसमें API वगैरह होती है उससे लेके उससे थोड़ा डिफर करती है।
अच्छा, हाँ। एक बार थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताओगे कैसे, क्या क्या मतलब क्या होता है? जैसे कि दे रखा है पैरासीटामोल 500, डोलो 600 mg, इसका क्या मतलब होता है? ये जैसे कि ये ड्रग का अमाउंट है, इतना ड्रग हम लेंगे तो हमारे बॉडी में जाके डिजोल्यूशन होने के बाद ये इतना मतलब एनफ रहेगा कि हमें रिलैक्स देने के लिए। और जो उसे तैयार करने के लिए हमारा जो होता है अदर इंग्रेडिएंट लगते हैं। जैसे कि अब ऐसे तो जो पैरासीटामोल ऐसे तो टैबलेट फॉर्म में आ नहीं जाएगा, इसे करने के लिए हमें और भी उसमें डालना पड़ेगा कि इसमें जल्दी ख़राब ना हो या जल्दी टूटे ना। जैसे कई बार होते हैं, देखते हैं टैबलेट्स ख़राब हो जाती है, पैकेट्स खोलते हैं तो टूटे हुए निकलते हैं, उसे सॉलिड रहे तो उसके सॉलिडिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है, और भी ऐसे सारे डालने पड़ते हैं जिससे, और थिकनिंग एजेंट होता है कि थिक रहे, लिक्विड ना हो जाए, तो ये सब एजेंट डालने पड़ते हैं पूरे एग्जैक्ट जो उसके मेजरिंग में, तो जिससे उसका वेट उससे ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जो अभी जो यानी कि अभी मार्केट में हमें 600 डोलो mg होती है, उसका ये मतलब होता है उसमें जो मेन मेडिसिन है, मेन कंटेंट जो है पैरासीटामोल उसका 650 होता है, उसका 650 में 650 जो mg होती है वो हमारा पैरासीटामोल का कंटेंट होता है। और बाकी के जो इंग्रेडिएंट वगैरह है वो सब मिला के देखा जाए तो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, उससे 600 से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना? हाँ जी। ओके, ऐसा है। अच्छा, और ये जैसे कि डोलो है, डोलो का मेन मतलब एक तरह से मेन मेडिसिन देखा जाए तो पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल और डोलो में क्या डिफरेंस है? डोलो या ब्रांड। अच्छा, डोलो ब्रांड है और पैरासीटामोल सॉल्ट। इसको एक एग्जांपल से समझा दोगे, जैसे किसी भी कंपनी के ब्रांड से समझा दोगे? जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो किसी न किसी ब्रांड के रूप में आती है बाहर, जैसे हम कोई नाम दे के उसे बेचते हैं। ओके। जैसे कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे उस पैरासीटामोल के नाम से कहीं नहीं मिलती, और डोलो के नाम से जो कंपनी बनाती है डोलो के नाम, और दूसरी कंपनी दूसरे नाम से बनाती है, वो अपने सॉल्ट नेम से नहीं आती मार्केट में, वो ब्रांड नेम से ही आएगी। जैसे अदर ब्रांड है, अदर फील्ड में अदर ब्रांड्स हैं, क्लॉथ्स में, शू में जैसे अलग अलग है, वैसे इसमें होते हैं। ओके, तो यानी कि ये जो डोलो है ये ब्रांड नेम है, एक ये ट्रेड नेम कह सकते हैं। इससे ये फेमस है, ये पैरासीटामोल ये फेमस है, ये डोलो ब्रांड इसका। जैसे कि अभी हमारा देखा जाए तो कोविड में काफ़ी लोगों ने लिया है, काफ़ी प्रेफर किया गया इसको। हम थोड़ा नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि अपना ये हो गया, ब्रांड हो गया, BMW ब्रांड हो गए। हाँ, जैसे कार है तो जो कार की BMW जैसे आप बता रहे, जैसे इसकी क्वालिटी है, तो BMW में जो BMW क्वालिटी दूसरी कोई नहीं लाता, जो कोई भी अब लाएगा ब्रांड दूसरा BMW के अलावा, जैसे ऑडियो के, उसके फीचर कुछ अलग होंगे, लेकिन इसके जो फीचर सेम होते हैं। ओके। कोई भी लाएगा, जैसे पैरासीटामोल दूसरी कंपनी बनाएगी, डोलो के अलावा भी अगर वो 500 या 650 बने तो उसका इफेक्ट सेम रहेगा। अच्छा, जैसे कि पैरासीटामोल है वो समझ लो एक तरह से तुम्हारी कार है, और डोलो है वो तुम्हारा एक कंपनी का ब्रांड है। जैसे कि कोई भी कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी एक कार, मारुति सुजुकी वो भी बनाती, कार ही बनाती है, लेकिन वो अपने ब्रांड का बनाती है। ऐसे ही ओडी होगी, वो भी अपने ब्रांड का कार ही बनाती है। वैसे ही जो कार के मामले आप ले रहे हो उसकी एफिशिएंसी अलग होती है। हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल से देखा जाए तो, लेकिन यहाँ इनकी सबकी एफिशिएंसी एक ही होती है, सब कंपनी की, जो भी कंपनी बनाती है। अच्छा, और जो मेन इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल, मुझे इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझाओगे कि ये सॉल्ट, एक तरह से देखा जाए तो सॉल्ट क्या होता है, एक बार बताओगे? एक मेडिसिन में सॉल्ट क्या काम करता है? एक मेडिसिन में सॉल्ट ही सब कुछ होता है। सॉल्ट की इफेक्ट, सॉल्ट ही जाके हमारे अंदर जो है रिएक्ट करके, मतलब रिटेलेट के जो रिसेप्टर से बाइंड वगैरह होके तो हमारी बॉडी में रिलैक्स पहुंचाता है, जो भी ट्रीट करता है। तो ये जो सॉल्ट होते हैं, जैसे कि डोलो मेडिसिन बनी है, ठीक है, डोलो मेडिसिन बनी है तो किसी ने पेटेंट करवा लिया। ये डोलो मेडिसिन कंपनी ने पेटेंट कराया हुआ है, और कोई कंपनी दूसरी बना नहीं सकती है, राइट? तो ऐसे ही पैरासीटामोल जो सॉल्ट है ये भी किसी ने इन्वेंट किया होगा। हाँ, जैसे इन्वेंट करते जो फर्स्ट, तो सारी कंपनियां इन्वेंट करती, सारे साइंटिस्ट लगे रहते हैं, जिस कंट्री को, जिस कंपनी को मिल जाता है वो पेटेंट करा लेता है। तो मतलब ये भी तो ऐसे हुआ ना पैरासीटामोल। जैसे कि अभी इसका, जैसे आप जो पूछना चाह रहे हैं, जैसे कोविड के ले लीजिए, तो कोविड के टाइम जो कोविड की वैक्सीन थी रसिया ने बनाई थी, और भी कई कंट्री में। तो जैसे कि ये पैंडेमिक में हम किसी भी मेडिसिन, जो पैंडेमिक के टाइम जो हम डिस्कवरी करते हैं या रिसर्च होती है, उसकी हम उस पर हम
पेटेंट नहीं ले सकते। ये हमारे उसमें WHO के गाइडलाइंस में है। अच्छा, जो कि मतलब पूरे पैंडेमिक में जिससे मतलब ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, इंस्टेंट टाइम में चाहिए उसे बचाने के लिए, उस पर आप पेटेंट वाला रूल नहीं लागू करते। जैसे कि अभी देखा होगा कि अदर कंपनियों ने भी, जैसे कंट्री ने मतलब रिसर्च किया कोविड की वैक्सीन, हमारी इंडिया की मतलब लैब बनाया उसने, जैसे कि बाहरी कंट्रियों ने खोज किया और हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की उसकी, क्योंकि पेटेंटों का रूल वहाँ नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आप रिसर्च करते हैं, उसकी जो टेन्योर होता है 20 ईयर 30 ईयर, आप अगर दूसरा कोई कंपनी बनाती है तो वो कंपनी कोर्ट में जाकर उस पर केस कर सकती है। अगर जो नॉर्मल टाइम में पेटेंट ड्यूरिंग पेटेंट अगर कोई अदर कंपनी बनाने की कोशिश करती है तो उस पर FIR फाइल कर सकती है। आफ्टर पेटेंट के बाद ही वो दूसरी कंपनियां बना सकती हैं उसे। ओके। तो जो पैंडेमिक में, यानी कि जो पैंडेमिक में जो कंट्री या जो कंपनी बना रही है, एक तरह से देखा जाए तो उसमें उसका लॉस है, लेकिन मानव जाति के मतलब मानव के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये रूल जो WHO की गाइडलाइन है उसमें से फॉलो नहीं होता है। अच्छा, उसमें वही है, जब अगर जो पूरी महामारी आई है, महामारी आ गई, लोग इधर उधर मारे तो कोई अपने बेनिफिट के लिए नहीं देख सकता, क्योंकि हालांकि एक ड्रग, एक मॉलिक्यूल को खोजने के कई हजारों करोड़ लगते हैं, उसकी इतने रिसर्च होते, मार्केट में आने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन वो इस टाइम एपिडेमिक या पैंडेमिक के टाइम नहीं देखा जाता। वहाँ तो WHO या जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो वो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, जैसे भी। अच्छा, और जैसे कि तुमने बताया ये रिसर्च वाला कि मतलब पेटेंट को तो पैंडेमिक में अप्लाई नहीं होता है, तो क्या ये एपिडेमिक में भी यही सेम रूल है? एक्चुअली एपिडेमिक और पैंडेमिक दोनों एक ही चीज़ हैं। एपिडेमिक, पैंडेमिक, आउटब्रेक, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है एपिडेमिक वो होता है कि जैसे तुम्हारा एक इंडिया है, इंडिया में एक तुम्हारा रीजन, मान लो तुम्हारा साउथ रीजन है, अगर जो कोई बीमारी सिर्फ साउथ में फैल रही है तो हम उसे एपिडेमिक बोलेंगे। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में वो बीमारी फैली हुई तो वो वर्ल्ड का एपिडेमिक सेंटर माना जाएगा, इंडिया वर्ल्ड का एपिडेमिक सेंटर माना जाएगा। और पैंडेमिक वो होता है कि मतलब ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में फैली हुई, उसे पैंडेमिक बोलते हैं। तो मेरे पूछने का यही मतलब है कि एपिडेमिक में भी क्या वही रूल अप्लाई होता होगा? नहीं, तो पूरा होल वर्ल्ड जब उसके मतलब वो उसमें आता है तो ये रूल होता है। WHO की गाइडलाइन है, तो जब वर्ल्ड पे आएगा तभी माना जाएगा। यस, गाइडलाइन फॉलो होगी। ओके। तो ये है हमारा पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल पे और भी हमारे कितने, देखा जाए तो कितने सॉल्ट, हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट कितने होंगे लगभग? और जैसे नॉर्मल लोग पैरासीटामोल ही लेते हैं फीवर के लिए। अब किसी को थोड़ा सा फीवर हुआ, लोग पैरासीटामोल बिना पूछे, बिना प्रिस्क्राइब किए लोगों से ले लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। जिससे एक वो नहीं तो सबके मतलब जुबान पे है पैरासीटामोल, बुखार आया पैरासीटामोल ले लो ठीक हो जाओगे, बस ऐसे। उसके अलावा और भी सॉल्ट हैं जो ठीक कर, जो फीवर के लिए और भी हैं, जैसे कि लोगों की जुबान में पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा, क्योंकि पैरासीटामोल मोस्टली दिया जाता है इसमें फीवर में। अदर जैसे पेन किलर लोग यूज लेते हैं, आइबुप्रोफेन है, ब्रुफेन आती है, लोग लेते हैं। ब्रुफेन भी सॉल्ट पेन किलर है, ब्रुफेन ब्रांड है, आइबुप्रोफेन जो है सॉल्ट है। ब्रुफेन ब्रांड है और आइबुप्रोफेन सॉल्ट है। ओके, तो ये पेन किलर है। तो क्या ये मतलब जैसे कि एक पेन किलर में जो चीज़, जैसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो क्या मैं पैरासीटामोल खाऊंगा तो वो उस पर भी इफेक्टिव होगा? नहीं इफेक्टिव होगा, उस पर इफेक्टिव नहीं होगा ना। तो मतलब जैसे कि ये अपने फीवर के सॉल्ट अलग होते हैं। हाँ, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये पैरासीटामोल की कैटेगरीज में कितने सॉल्ट आते हैं लगभग? जैसे कि जो पैरासीटामोल है वो फीवर पे काम करता है, वैसे फीवर पे और कितने? नॉर्मल जो होता है उसमें पैरासीटामोल दिया जाता है। अगर आपकी सीवियर काफ़ी है तो उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अगर आपका पैरासीटामोल जैसे मतलब आपको फीवर हो गया, नहीं ठीक हो रहा है किसी पेशेंट को, तो नॉर्मल, तो उसके साथ हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और भी मेडिसिन चलती हैं, तो जाके उसको ट्रीट करता है। ओके। सो अमित, जैसे कि एक हमारी ये ब्रांडेड मेडिसिन है और जेनरिक मेडिसिन है, इसके बारे में कुछ बताओगे? ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन। ये ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन से कोई डिफरेंस, मतलब दोनों की एफिकेसी या वर्किंग में मतलब एबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कोई ब्रांड आउटलेट है, उसने लगा के बेच दिया, तो अपना जो है उसकी मतलब MRP दोनों की सेम होती है। MRP जो होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेम होता है,
बट दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस होती है। उस पर जेनरिक पे डिस्काउंट ज़्यादा आता है और उस पर कम आता है, और काम दोनों का सेम होता है, लगभग सेम ही। जेनरिक दवाइयाँ मोस्टली आपको सस्ती मिलती है। तो लोग क्यों प्रेफर ये जेनरिक क्यों नहीं लेते हैं दवाई लोग? मतलब ऐसा एक माइंड परसेप्शन बना हुआ है लोगों की कि जेनरिक दवाई जो है वो एक तरह से असर नहीं करती है। क्या इसका ये आजकल लोगों में एक चीज़ है ना, लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। जैसे कोई भी लोकल चीज़, लोकल के लिए कोई जाना नहीं चाहता और उन्हें नॉलेज नहीं है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि जो जेनरिक मेडिसिन जो पूरे मतलब उस लेवल की इफेक्ट नहीं डालेगी। साइकोलॉजिकली लोगों के अंदर मतलब ट्रस्ट नहीं है, जिसके लिए लोग ब्रांडेड को वो करते हैं। और जो काफ़ी लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जेनरिक मेडिसिन लेते हैं और उससे ठीक हुए हैं। ऐसे नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं करती है, इफेक्ट करती है, लेकिन बस वही लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट बढ़ने में टाइम लगेगा और जो लोगों को पता वो लेते हैं और ठीक हो रहे हो, अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा हुआ है कि जो जेनरिक मेडिसिन है ना, अगर जो तुम किसी मेडिकल स्टोर से लेने गए हो, उसके पास ब्रांडेड मेडिसिन नहीं है तो जेनरिक मेडिसिन देता है, तो जेनरिक मेडिसिन भी तुम्हें उसी रेट में देगा जिस रेट में वो नॉर्मल मेडिसिन दे रहा है। हाँ जी, क्योंकि आपको पता नहीं किस पे डिस्काउंट आता है। अच्छा। आप उसे मांग नहीं रहे हो। अगर आप नॉर्मली लेने जाते हो तो 1-2 ब्रांड्स देगा, उसके बीच में 1-2 आपको जेनरिक वो देगा ही देगा। और नॉर्मल पर्सन को पता नहीं होता है वो, क्योंकि किसी को पता नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है कि कौन सा ब्रांडेड है कौन सा जेनरिक है। इसलिए आप हम या कोई पता नहीं लगा सकता। बस कुछ रेपुटेटेड कंपनियां जिसको जो सबके जुबान पे हैं कि हाँ ये ब्रांड है, लोकल है, जो सब ज़्यादा वेल नोन है। तो और ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में कि कौन जेनरिक है कौन पेटेंट है, और दोनों का एफिकेसी दोनों की इक्वल होती है। तो जैसे अगर जो एक नॉर्मल पर्सन जा रहा है किसी मेडिकल पे, अगर जो उसको नहीं पता है कि ये जेनरिक है या ये पेटेंट है, ब्रांडेड है ये, तो जैसे किसी को सिर्फ मतलब सस्ती दवाइयाँ लेनी हो तो उसे कहाँ से जाके लेगा वो? नहीं, आजकल के टाइम में तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा खुल गई है। आप काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्काउंट देने लगे हैं। आजकल के टाइम में हमारे पास प्रधानमंत्री स्टोर खुल गए हैं जहाँ से वही मैं कह रहा हूँ, जैसे कि जेनरिक मेडिसिन के लिए कहाँ पे लोगों को जाना चाहिए? नहीं, अगर देखो प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र खुला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब उस हर जगह हर स्टेट में उसके आउटलेट्स हैं, वहाँ जाकर आप ले सकते हो। काफ़ी जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के आते हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं, आपको 1000-2 हज़ार में मिल जाते हैं इंजेक्शन टैबलेट्स। अच्छा, इतने सस्ते पड़ जाते हैं? तो अच्छा, ये एक मुझे एक चीज़ जानना है, ये कैंसर की दवाइयाँ और बाकी जो नॉर्मल दवाइयाँ, इसमें इतना डिफरेंट, मतलब इतनी महंगी क्यों, कैंसर की दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं? एक्चुअली जो कैंसर की दवाइयाँ मोस्टली पेटेंटेड है। पेटेंट जैसा कि आप जान सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपनी या जो ग्रुप है जो रिसर्च करेगा वही बनाएगा, और जब तक उसका पेटेंट चलता है तो वही मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो एक सप्लाई और डिमांड का जो डिफरेंस होता है वहाँ से आता है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, और एक के हाथ में कमांड रहेगी तो अपने हिसाब से वो रखते हैं। ओके, ये यानी कि आपके कहने का मतलब आजकल की कंपनियां अपने मनमाने तरीके से, मतलब जैसे कि आप देखते हैं MRP वगैरह देती हैं। इसके ऊपर जैसे आमिर खान ने एक शो किया था सत्यमेव जयते, जिसमें उन्होंने एक राजस्थान के कहीं का केस उठाया था कि जो IAS ऑफिसर था, आपने सुना होगा शायद, तो वो IAS ऑफिसर था जो कुछ भी था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, उसके सर्वेंट था, कोई लेडी थी, उसका वो बाहर कहीं गया था, तो उसके मतलब गैर मौजूदगी में उसका बच्चा बीमार पड़ता है, तो बाहर लेने जाता है, तो मतलब वो परचेज नहीं कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, और वो शॉपकीपर जो होता है मेडिसिन देता नहीं और उसका बच्चा डेड हो जाता है, मर जाता है। तो वहाँ से फिर जब बंदा आता है वो देखता है ना, तो उसे काफ़ी मतलब गिल्टी फील होता है कि मतलब ऐसे थी फिर भी नहीं दिए। फिर वो अपने मिशन के साथ उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है। तो ऐसे हैं काफ़ी। ओके, तो जैसे कि यानी कि आपके कहने का मतलब है जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उस पर ज़्यादा कंपनीज बना नहीं रही हैं उसको। हाँ, अभी उस पर पेटेंटेड चल रहा है। और जो इसका है, तो पेटेंट ये कब तक चलता है? क्या ये एक कंपनी के हाथ में? ऑल ओवर, जैसे ग्लोबल पेटेंट होते हैं, ग्लोबल होते हैं, कुछ ग्लोबल होते हैं, कुछ स्टेट में जैसे कि हम कह सकते हैं कंट्री वाइज होते हैं। क्या मतलब इस होता है इसका? एक बार मुझे ग्लोबल और स्टेट वाइज जो पेटेंट होता है उसके बारे में बता दो थोड़ा। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा, पेटेंट, कंट्री वाइज पेटेंट एंड ग्लोबल पेटेंट, तो इसमें आपने कुछ एक मेडिसिन जब परचेज किए होंगे उसके पीछे देखा होगा आपने IP कभी नोटिस किया आपने? IP, USP,
BP। देखा है लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है। जैसे कि होता है इंडियन फार्माकोपिया भी, जी, और sorry? इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। कोपिया हाँ, क्या मतलब होता है इसका? ये इंडियन जैसे पैरामीटर्स के थ्रू बनाई गई है इंडिया। जैसे अभी आप डिटेल में जाओ, जैसे मीटर, मतलब इंडिया की गाइडलाइन के थ्रू ये मेडिसिन बनी हुई है। जैसे अभी आप ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप मीटर की देखते होंगे, स्पेलिंग से होती है METER होती है, यस, और METER भी होती है। METRE, हाँ, दोनों होती हैं, जबकि दोनों सही है। अब कंफ्यूजन रहे कौन सही है कौन गलत है। एक इंडियन फार्माकोपिया के मतलब अकॉर्डिंग है, दूसरी यूनाइटेड USP के थ्रू है। USP का क्या फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अमेरिका। हाँ। ओके, तो ऐसे अपना BP है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, हर कंट्री की अपनी अपनी है। हर कंट्री की अपनी अपनी गाइडलाइन है। ओके ओके ओके, हाँ। तो इसी की अगर हर कंट्री जो है पेटेंट को अपने कंट्री में जो है रेगुलेट करती है। इसकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है, तो इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया में हो गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो अपने हिसाब से रेगुलेट करेगी। तो उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं पेटेंट के। जैसे कोई इंडिया लेवल पे अगर इंडियन कंपनी, इंडिया का पेटेंट है, वो उसके PCI के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर होगा। और जो ग्लोबल में है वर्ल्ड वाइड, PCI क्या होता है? PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ऑल इंडिया में फार्मेसी को हैंडल करती है। ओके 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 ओके। और जैसे कोई ग्लोबल में होता है तो वो फिर ग्लोबल पेटेंट के अंदर आता है। ओके, कोई भी मतलब किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में कहीं भी है तो उसका पेटेंट माना जाएगा। जैसे कोई इंडिया वाला, इंडिया में आप कोई भी कंपनी दूसरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। ऐसे ग्लोबल वाला में तो ग्लोबल में कैसे इंडिया में आप मैन्युफैक्चर पेटेंट है, तो ग्लोबल अगर पेटेंट है तो ग्लोबल में कहीं भी बनेगी तो इंडिया क्लेम कर सकता है, उस पर कोड कर सकता है। हाँ, मतलब जैसे कि अगर जो इंडिया में बन रही है, अगर जो कोई दूसरी अदर कंट्री, पाकिस्तान बना रही है, चाइना बना रही है, तो वो उस पर क्लेम कर सकता है। क्लेम कर सकता है, ICG में क्लेम कर सकता है। और ये क्लेम कहाँ पे कर सकता है? वो कहाँ पे करे? कोर्ट में। उसके ऊपर जैसे कि UN में, जैसे कि अगर जो ग्लोबली हो रहा है UN में तो नहीं आता, इसका ICG कोर्ट होता है, जो भी होता है उसमें कर सकता है। तो फार्मास्यूटिकल वगैरह का देखा जाए तो ओके, ठीक है। तो ये जो तुमने बताया पेटेंट वाला, जैसे कि मान लो इंडिया ने एक दवाई इन्वेंट की है, ठीक है, एक सॉल्ट इन्वेंट किया है। सॉल्ट भी इन्वेंट होते हैं ना? सॉल्ट ही इन्वेंट होते हैं। सॉल्ट ही इन्वेंट होते हैं। तो जैसे ये डोलो इन्वेंट हुआ है, तो ये तो ब्रांड हो गया ना? नहीं, पहले पैरासीटामोल इन्वेंट हुआ है। हाँ। फिर से कंपनी जो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जिसने भी मतलब इसको इन्वेंट किया होगा, तो उसने मार्केट में लाई होगी। तो उसका जब तक पेटेंट का टेन्योर चला होगा, दूसरी कंपनी ने नहीं बनाया होगा। जब उसका पेटेंट का टेन्योर खत्म हुआ तो उसके बाद अदर कंपनी ने अदर बनाई अपना तो पैरासीटामोल। वहाँ से थोड़ा रेट डाउन होता है। समझ गया। तो जो ये डोलो है, एक तरह से देखा जाए तो डोलो के भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे। काफी सारे कॉम्पिटिटर हैं। जैसे कि डोलो के अलावा और क्या है? जैसे कालपोल आती है। कालपोल, उसमें भी पैरासीटामोल है, वो भी इसी के इक्विवेलेंट है। और पैरासिप आती है, सिप्ला की आती है। पैरासिप। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी मतलब बेस्ट, मतलब बराबर ही होती है ये सारी दवाइयाँ। लेकिन जो एक होता है कि मतलब जो नॉर्मल हो जाता है, लोगों के दिमाग में जो चीज़ छप जाती है वही हमेशा याद रहती है। और लोगों को मतलब पूरी नॉलेज नहीं होती कैसे, फिर जो सामने वाला शॉपकीपर होता है उसे अपने हिसाब से देता है। ओके, मेरे क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे कि इंडिया ने एक सॉल्ट इन्वेंट किया, तो वो कितने टाइम के लिए पेटेंट करवा सकता है उस सॉल्ट को? जो हर कंट्री का होता है पेटेंट का, अलग अलग जो वहाँ की फार्मेसी काउंसिल होती है, अलग अलग ईयर के लिए होता है उसका टेन्योर। आपको पता है मतलब हमारे इंडिया का कितना है या नहीं पता? मुझे इंडिया का आई थिंक 20 या 30 ईयर है। 30 ईयर? हाँ, इतना ज़्यादा लंबा टाइम होता है? मैं क्लियर नहीं हूँ। हाँ, मतलब 10 साल 20 साल, 10 साल 20 साल ऐसे ही इतना लंबा टाइम होता है? तब तक वो दूसरा कोई नहीं बना सकता। अच्छा, यानी कि कोई अगर जो एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन कोई भी सॉल्ट इन्वेंट हुआ है तो वो 10 साल 20 साल तक वो, जब तक जिसने इन्वेंट किया है वो अपनी मर्जी से उसका रेट बढ़ा सकता है। उसका जैसे कि एक वैलिड रीजन के साथ जो भी रेट होता है वो रखता है। ओके। और जैसे कि इंडिया में ही
किसी एक कंपनी ने इन्वेंट किया, वो भी उस पे भी वही सेम रूल लागू होगा कि 10 साल 20 साल वो उसको पेटेंट करवा सकते इंडिया में अगर पेटेंट कराती तो। जैसे कि अगर जो कोई कंपनी एक सॉल्ट इन्वेंट कर रही है, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके पास सारे राइट्स क्यों नहीं हो सकते? जैसे तुम बता रहे हो पेटेंट टाइम 10 साल 20 साल जो भी है, वॉटएवर 30 साल जो भी है, तो उसको वो लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं उसको होल्ड कर सकती है? ऐसी जो गाइडलाइंस ऐसी नहीं है, वो गाइडलाइन में मतलब जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो इतने ही हैं। जैसे कि कंपनी, अगर जो आप एक कंपनी खोल रहे हो, कंपनी आपने पेटेंट कर लो, तो लाइफ टाइम की आपकी कंपनी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ, आप अपने ब्रांड से वो कर सकते हो, आपका अपने ब्रांड से पेटेंट है। नहीं तो सॉल्ट भी तो एक कंपनी ने इन्वेंट किया है ना। लेकिन आपका तो नहीं है, आप कब तक बनाओगे? जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, WHO ने जो भी रख दिया, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए तब तक ही आपका, उसके बाद वो वाला सॉल्ट कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है, आपके ब्रांड से नहीं कर सकता, ब्रांड नेम से, लेकिन अपने ब्रांड नेम से वो कर सकता है। जैसे जो कोको कोला जो फॉर्मूला है वो पेटेंटेड है अभी तक। तो इंडिया में जो फॉर्मूला जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां करती हैं, उसकी जो ग्रेजुएटी होती है, लॉयल्टी, हम जो US क्या जहाँ की भी कंपनी है उसे हम पे करते हैं। ऐसे आपने देखा होगा एक चिप्स, आलू वाले, मतलब जो भी चिप्स हम खाते हैं जिसमें आधी से ज़्यादा हवा भरी होती है, बाकी सब थोड़े से ही चिप्स निकलते हैं, वो जो जिस आलू से बनता है ना, वो भी पेटेंटेड है। नॉर्मल हम जो घर पे बनाते हैं, हमने कई बार आपने बनाए होंगे, हमने या लोगों ने बनाए होंगे, घर पे जो बनते नहीं चिप्स। अच्छा, हाँ, जो उसके आलू दूसरे होते हैं, आलू दूसरे होते हैं। ओके, इसका मुझे तो जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं ये आलू नहीं होते? ये आलू नहीं होते, वो दूसरे ही आलू होते हैं। इसके बारे में पता है तुझे, ये कैसे, कहाँ से आलू आते हैं, ये कौन सी दुनिया के होते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। ये बाहरी कंपनी जो थी, शायद मुझे कंट्री का तो नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसने जो एफ करके कुछ इसका जो वेरिएंट है, इससे बनाते हैं, जिसमें वाटर की एफ आलू का वेरिएंट है। वेरिएंट जैसे इनका, जैसे हम कोई भी होता है ना, एक नेम होता है। अब हम अपना जैसे इंडिया में रेड आलू, व्हाइट आलू जैसे बोलते हैं, इनका साइंटिफिक नेम होते हैं। पहाड़ी आलू हो गया, लाल आलू हो गया, जैसे इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, जो इनका एक्चुअल नेम होता है। इसका एफ करके समथिंग है। ये जो वाटर को ना कम अपने अंदर कंटेन करता है। ओके, हाँ, इसमें वाटर बहुत कम पाए जाते हैं। तो जैसे कि इसका आपको पता होगा, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, गुजरात के कुछ किसानों ने कुछ दिन पहले उगा लिए थे, फिर जो कंपनी ने थे पता नहीं कितने 100 करोड़ का केस कर दिया था। फिर एक कंपनी ने, चिप्स की कंपनी ने कि आप, हमारे पास पेटेंट है, आपने कैसे उगा लिए? ओके, तो फिर किसान थे, फिर इनके लिए कोई NGO आया, केस लड़ा, तो बाहर आया, फिर जो NGO था वो केस जीत गया। तो अब जब से शायद जनवरी 2021 से अब कोई भी उगा सकता है। इसकी स्टोरी पता है तुम्हें? थोड़ा और मुझे ज़्यादा बेटर तो नहीं पता, बट जो पता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि अब मार्केट में इसका जो फॉर्मूला था, जो चिप्स का फॉर्मूला जिससे बनाते थे, नहीं वो आलू का बताओगे मुझे कि मतलब क्या आलू की जो प्रजातियां उसको भी पेटेंट करवा लेते हैं क्या लोग? जैसे कोई भी हो, हम खाते हैं आलू या राइस, जो कुछ भी, इस पर रिसर्च वगैरह चलती रहती है। जो नया वेरिएंट आता है इनका, जो नई रिसर्च होती है, उस पर पेटेंट होता है। आप वो वाला नहीं कर सकते। जैसे आलू का जो एफ समथिंग था, उसका उस पे उस कंपनी का पेटेंट था। जिस कंपनी ने ये चिप्स का इन्वेंट किया था, उस कंपनी ने वो अपना खुद का आलू इन्वेंट किया था, जिससे था उस पे फॉर्मूले जो भी था, आलू पे पेटेंट था उसका। ओके, उस आलू वाले फॉर्मूले पे चिप्स कंपनी का कोई उगा नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात के कुछ किसानों ने उगाया था, तो उस पे कंपनी ने केस डाल दिया था। फिर एक NGO था, शायद उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, फिर उसने उसके लिए लड़ा, फिर वो एक्चुअली NGO जीत गया, फिर अब पब्लिक में आ गया, वो कोई भी उगा सकता है और फिर बना सकते हैं उससे चिप्स। अब वो आलू कोई भी उगा सकता है। अभी ये जल्दी 2022 की बात है, शायद 2022 की बात। तो जो राजस्थान के किसानों ने वो आलू उगाया था, तो उनको कहाँ से वो फॉर्मूला मिला? तो उन्होंने कहीं से मिला होगा गुजरात के किसानों को। आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात हो, 10-15 साल पहले उगाए थे। अच्छा, तब की बात है। हाँ, क्योंकि हमने देखा हुआ जो हम नॉर्मल यहाँ पे घर पे जो चिप्स बनाते आलू हैं, खाते हैं, जैसे कि देखिए आप व्हाइट वाला खाएंगे, उसका टेस्ट हल्का सा अलग रहेगा, रेड वाला होता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो ऐसे इनकी भी कई सारी वैरायटी आती है, जैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग वैरायटी के आलू पाए जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी मतलब खाने की सब्जियाँ हो, फल हो, उनके अलग अलग टेस्ट ही होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कश्मीरी सेब हमारे कई हिमाचल के भी आते हैं, किन्नौर के भी आते हैं, लेकिन जो कश्मीरी सेब लोगों के मतलब सेब का नाम सुनते हैं, कश्मीरी सेब आता है। वो इससे हर चीज़ों में मतलब वो होते हैं, उसमें टाइप्स होते हैं।
ओके ओके। तो चिप्स का जो है वो आलू उसका बिल्कुल ही अलग होता है। तो उसकी सब्जी उब्जी मुझे लगता है उसकी सब्जी वगैरह लोग बनाते नहीं होंगे। बनाते नहीं होंगे, जब मार्केट में अब तक तो आ ही नहीं रहा था, प्रोडक्शन ही नहीं थी तो लोग बनाते नहीं थे। अब इन फ्यूचर प्रोडक्शन होगी, मार्केट में आएगा, लोग आम किसान उगाएंगे तो लोग सब्जी बनाएं, जो कुछ भी बना सकते हैं। तो उसकी सब्जी कैसी होती होगी अगर जो चिप्स इतना टेस्टी इसके बारे में होता तो है? नहीं पता, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। नहीं सब हाँ, चिप्स इतना टेस्टी, अगर जो हम नॉर्मल आलू जो अपने घर पे आलू होता है, कई बार आपने भी ट्राई किए होंगे, मैंने भी ट्राई किया, चिप्स बनाते हम तो वो तो ऐसा लगता है जैसे कि उसका मेकअप ही अजीब सा हुआ पड़ा है, जल जाते हैं। कई बार होता है, हम वही सोचते हैं कंपनी वाले क्या अदरक की तरह जैसे फूल जाते हैं, इधर से उधर से कहीं से भी फूल जाते हैं वो। तो हमें पता नहीं था अब तक कि ये मतलब ऐसे होते हैं। अभी जल्दी न्यूज में आया तो मुझे पता लगा इसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये चीज़ तो। ओके अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि अभी एक हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि हरियाणा की एक कंपनी मेडिसिन जो बनाती थी तो बाहर सप्लाई होती थी वो अफ्रीका में। तो अफ्रीका में कुछ उस मेडिसिन की वजह से मुझे नंबर नहीं पता कितने नंबर वहाँ पे बच्चों की डेथ हुई है, लेकिन उस दवाई की वजह से अफ्रीका में उतने बच्चों की कुछ डेथ हुई है। तो उसके बारे में कुछ बताओगे? एक्चुअली वो अफ्रीकन कंट्री है, गाम्बिया एक है। गाम्बिया, हाँ। तो वहाँ पे जो जैसे अब हमारा इंडियन है, इंडिया की मेडिसिन ऑल ओवर बाहर जाती है, बाहर एक्सपोर्ट होती है। तो गाम्बिया में भी जाती कुछ हमारी, मुझे जहाँ तक याद है, क्या नाम है, खांसी की सिरप थी। तो जहाँ वहाँ की जो गवर्नमेंट ने, जिसने भी क्लेम किया कि इसे पीने के बाद जो बच्चे छोटे थे उनके किडनी में इफेक्ट आया, जिससे वो उनकी डेथ हो गई, जो कि काफ़ी दर्दनाक है, उनके आत्मा को भगवान शांति दे। तो उस पर जो क्लेम हुआ कि इंडियन मेडिसिन से, तो जैसे कि अब इंडिया ने WHO से रिपोर्ट मांगी कि इसकी इन्वेस्टिगेट करके क्या ये जो बच्चों की डेथ हुई है कि इंडियन मेडिसिन देने से ही हुई है या कोई अदर रीज़न था, या पहले से बीमार थे या कुछ उन्हें कोई और दिक्कत थी। इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे रिपोर्ट मांगी है। इसके आने के बाद ही पता चल पाएगा क्या रीजन था एक्चुअली। इंडियन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी है? हाँ, WHO से। और ये इसका क्या प्रोसीजर क्या होता है? अगर जो रिपोर्ट आती है वहाँ से उसमें पाया जाता है कि हाँ वो उसी कंपनी से हुआ है, तो जैसे कि इसमें इंडिया की इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। इसके लिए मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। 2009 की बात है। चाइना, जैसे कि आज हम बहुत बड़ी मार्केट है, एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन। 2008-9 के टाइम में चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था मेडिसिन। अमेरिका यार, अमेरिकी जो कंट्री है कई सारी, वहाँ चाइनीज मेडिसिन जाती थी। 2009 में कुछ मेडिसिन उनकी थी जिसकी वजह से कुछ काफ़ी डेथ हो गई थी। तो लोगों ने, बाहरी कंट्रियों ने मतलब इग्नोर कर दिया था चाइना की, बहिष्कार टाइप में कर दिया था। तो इंडिया को एक मौका मिला जिसको इंडिया ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया, और हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज है काफ़ी अच्छी ग्रो हुई और हुई। यहाँ से गवर्नमेंट को अच्छे से मूव लेना चाहिए, क्या दिक्कत है उसको सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो फार्मेसी इंडस्ट्री है इसके लिए काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और फार्मेसी इंडस्ट्री हमारी अभी एक तरह से देखा जाए तो अभी चाइना से आगे चल रही है। मेडिसिन एक्सपोर्ट में हम उनसे आगे हैं, क्योंकि चाइना जो है अभी भी वर्ल्ड को API एक्सपोर्ट करता है। जो बनाने के सामान वगैरह, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो एक्सपोर्ट करता है। वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं, वो वर्ल्ड में पूरे वही एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम होते हैं। हाँ। API के बारे में कुछ और बताओ कि चाइना के पहले, सॉरी बाद में आते हैं, API पे हम बाद में आते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम बता रहे हो तुम, अमेरिका में चाइना का बंद हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? एक्चुअली ये कोई मेडिसिन थी जो जिसका एडमिनिस्टर करने के बाद वहाँ का कुछ पर्सन, अमेरिकी कंट्री थी, मुझे एक्चुअली याद तो नहीं है कंट्री का नाम, 2009 की बात है। तो वहाँ कुछ लोग, पीपल्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वहाँ के पीपल जैसे लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया इस कंपनी को। यहाँ से लोग लेते नहीं थे, फिर धीरे धीरे इंडिया पे शिफ्ट हुए, अदर कंट्री से वो चीज़ें जहाँ से उनको मिली वहाँ से लेने लग गए। फिर धीरे धीरे चाइना इस फील्ड में ब्लॉक हो गया, उतना एक्सपोर्ट नहीं करता मेडिसिन। अब इंडिया करता है, पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने सुना होगा कि जहाँ पे दवा की जरूरत पड़ती है, इंडिया इतने दवा भेजा है, हाँ इतने भेजा, इंडिया ही भेजता है। जैसे अभी कोविड में मलेरिया की, जैसे यहाँ ट्रम्प ने धमकी दिया था, अगर इंडिया हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं मिली तो इसके इंडिया को परिणाम भुगतने होंगे। क्या था वो, उसका क्या चीज़ था वो? ट्रम्प का, जैसे आपको पता होगा, ट्रम्प एक ऐसे इंसान है, क्या बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, जो आता मन में वो बोल देते हैं।
वैसे इंडिया के बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा, आई थिंक उन्होंने बोल दिया जो मन में आया। हमें अपना भी देखना था, अपनी कंट्री के लिए भी, क्योंकि एक टाइम था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है मलेरिया में यूज होने वाली दवा है, कोविड में यूज हो रही थी, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा वो थे, उन्हें मिल जाए। इंडिया ने मतलब अपने जो स्टोर करके रखा था अपने पीपल्स के लिए, वो बोले नहीं जितना मैंने मांगा मुझे पहले दे प्रायोरिटी में, तो वहाँ से तो उनका जो संतुलन बिगड़ गया, तो उन्होंने ऐसे बोला। आपने कई ऐसे उनके किस्से सुने होंगे, वो मतलब सोचते हैं कुछ भी जो आता बोल देते बंदा, जो वो ऐसा ही है। सूटकेस ही लेके चले गए थे। हाँ, इनके काफ़ी स्टोरेज हैं उनके ट्रम्प के। जब वो इलेक्शन हारे थे तो हाँ, तो वहाँ जब वो इलेक्शन हारे थे उन पे ब्लेम था। जो व्हाइट हाउस है, जहाँ जैसे अपना संसद भवन है वहाँ रहते हैं, वहाँ का व्हाइट हाउस है जहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चोरी हो गए थे। ये तो इंडिया वाली स्टोरी हो गई, जिसे पता लगता है कि हाँ, मतलब इंडियन पॉलिटिशियन ही ऐसे नहीं है, बाहर के भी। जैसे इंडिया में एक बैड अफवाह है कि जैसे बुरी है कि अखिलेश यादव ने टूटी चुरा ली थी। ये सच्चाई कितनी है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। ऐसे सोचो, देखो हम अपने आप को बुरा कहते हैं, हमारे देश के पॉलिटिशियंस ऐसे हैं। वर्ल्ड का एक प्रेसिडेंट रह चुका बंदा, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का मालिक होता है कंट्री का, वो ऐसे करता है, डॉक्यूमेंट्स चोरी करके ले जाता है। तो मतलब अदर कंट्रियों में भी ऐसे होते रहते, पागल वहाँ भी हैं। और ये इसकी कहानी क्या, अखिलेश यादव की टूटी वाली? इसके बारे में मैंने न्यूज़ में या थोड़ा सोशल मीडिया पे सुना था कि जब इनसे जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जब सीएम या जो भी रहते हैं उनको जो भी बंगला मिलता है, जो भी मिलता है, वो जब खाली करना वो खाली नहीं कर रहे थे। फिर जब नोटिस आया थे, बोल रहे टूटियाँ वोटियाँ, मतलब जो भी था इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ अफवाह आई हो, सच ना हो। इसके बारे में वही बता पाएंगे, अखिलेश ही बता पाएंगे क्या था जो भी है। ओके, फॉरगेट इट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अमेरिका की अभी हमने बात की, तो अमेरिका की एक चीज़ पता नहीं आज भी है या नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे जो एक ब्लैक एंड वाइट अमेरिकन के बीच में रेसिज्म होता है, तो उसके बारे में कुछ पता है? जैसे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखाते हैं। जैसे मुझे जो ऐसा लगता है, हमारे कंट्री में छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि जातियों को लेकर, दलित को या मीडियम वर्ग को, जो भी है, ये बड़े काफ़ी हमारी मीडिया भी ज़्यादा इनको तवज्जो देती है बाहर के लोग, लेकिन इनके जो कंट्री में हो रहा होता है ये दिखाते नहीं है। अमेरिकी कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जहाँ भी देखते हो काफ़ी सेमफुल फील करते हैं जो ब्लैक लोग होते हैं। उन काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म, जैसे हम छोटे जाति को देख के, ऐसा हमारे यहाँ है नहीं एक्चुअली कि हम छोटे जाति को देख के उसे कुछ टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में है। एक जो 4 लोगों के बीच में एक जो है ब्लैक पीपल नहीं रह सकता, उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं। ये वहाँ की प्रॉब्लम है। हमारे आज की रियलिटी है। जैसे हमारे यहाँ है कि जात पात में लोग डिवाइड हैं, और वहाँ जो है ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड है। जैसे वाइट अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स, इन लोगों में मतलब लड़ाई है। ओके। हाँ, अभी आपने सुना होगा शायद, कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो तैर रही थी कि कोई अश्वेत जो बंदा था ब्लैक, उसे पुलिस मार देती है, पता नहीं कैसे भीड़ में हुई। तो इसका भी रीज़न था। अभी ऐसे उनके चल रहे हैं, काफ़ी केसेस हैं। तो लेकिन इसको जो 2000 जब राष्ट्रपति ओबामा बने थे, इसको एक रिप्रेजेंट किया था कि मतलब जैसे कि नहीं, अमेरिका में एक अश्वेत जो ब्लैक बंदा भी एक ऊंची पोजीशन पे जा सके। जैसे हमारे यहाँ होता है रामनाथ कोविंद जी है, कि हम उनको बिठा दिए कि हाँ, एक दलित बंदा भी प्रेसिडेंट बन सकता है। ऐसे वहाँ ये प्रूफ करने, मतलब एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वहाँ जैसे कि बराक ओबामा जी जो प्रेसिडेंट थे, कि हाँ सब इक्वल है, मतलब सब ठीक है, लेकिन ऐसा अंदर से नहीं ठीक। उनके पीपल्स में, उनके लोगों में अभी भी ये गैप है, ब्लैक एंड वाइट वाला, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। आज भी ये प्रॉब्लम है वहाँ, माइंड मेंटलिटी गैप है लोग। तो और ये रेसिज्म का ये बहुत हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम है, हर कंट्रीज में। ये रेसिज्म का मेरे ख्याल जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे अमेरिका के, अब्राहम लिंकन, नहीं, उन्होंने तो ये अपना जो स्लेवरी ख़त्म किया था उन्होंने स्लेवरी ख़त्म किया था। आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं, जॉन एफ कैनेडी एक थे। इनकी स्टोरी आपने पढ़ा होगा, जॉन एफ कैनेडी और लिंकन की। काफ़ी मतलब वो है, इंटरकनेक्टेड टाइप में है। ओके। जो लिंकन का मर्डरर होता है उसका नाम कैनेडी होता है,
लिंकन का मर्डर तो जहाँ पे वो अपने असेंबली में ही बैठे होते हाँ, हैं तो उनको जो मर्डर करता है, जो मेन एक्यूज होता है, आई थिंक जहाँ तक मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो जो बंदा था उसका नाम कैनेडी होता है। कैनेडी। और जो कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे उनका जो डेथ करता है उसका अब्राहम लिंकन है, ऐसी कुछ स्टोरी है। उनका मर्डर जो होता है लिंकन होता है, जो बंदा होता है। या अब्राहम लिंकन नहीं थे, अच्छा, दोनों अलग अलग इराक के बंदे थे। और कैनेडी कौन था? ये वहाँ के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। अच्छा, ये भी मतलब एक वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनका भी मर्डर हुआ था। हाँ। अच्छा, जो लिंकन का मर्डर किया था वो भी कोई एक कैनेडी सरनेम, कैनेडी वाला कैनेडी था। और जो कैनेडी का वो लिंकन था। उनका पूरा क्या नाम था? शायद जॉन एफ कैनेडी ऐसे समथिंग था, मुझे इतना याद नहीं। उनका भी मर्डर लिंकन ने किया था। ऐसी कुछ स्टोरियां हैं, मतलब कहानियां। तो इसकी क्या मतलब, और इस क्या हो सकता है इसका? इसके कुछ मायने पता नहीं, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। जैसे कि आज के टाइम पे इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रीजन बना हुआ है मेडिकल हब का, मेडिकल फूड का, है ना, और मेडिकल सप्लायर का। कब से हमारा ये एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया का? इसको टाइम लगा। पिछले धीरे धीरे इंडस्ट्री हमारी 2000, जैसे हमें एक मौका मिला 2009 में, चाइना को लोग इग्नोर करना शुरू किए। हमें वहाँ से जैसे ऑप्शन के तौर पर लोग देखने लगे कि हाँ, जैसे अभी जैसे हम अमेरिका ने क्या किया, ऑयल बंद कर दिया, तो हमें ऑयल लेने के लिए हमें ऑप्शन अपना देखना पड़ा। हम अमेरिका ने ऑयल बंद कर दिया, हम तो लेकिन ऑयल यहाँ से लेते थे ना, जैसे हम ईरान वगैरह से लेते थे, अदर कंट्री से। ये जो जब से इनका यूक्रेन वाला शुरू हुआ तो तेल ऑयल की क्राइसिस आई ना, तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, हमें रास्ता देखना पड़ा। ऐसे जैसे वर्ल्ड को पूरा, जब मेडिसिन चाइना में जब दिक्कत आई तो वर्ल्ड देखने लगा कि हमें हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा कर सकता है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे किसी भी चीज़ के लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, देखा जाए तो मतलब यहाँ पे इंडिया की यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ काफ़ी बड़ा मार्केट। तो वहाँ लोगों ने देखिए, कोई भी अगर दुनिया में दवा पहुँचानी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया करेगा तो भी वर्ल्ड में पूरा हम फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, इंडिया काफ़ी ज़्यादा, देखो ये डेटा फैक्ट है। ओके, सबसे बहुत मतलब काफ़ी तेज़ी से इंडिया में प्रोडक्शन होती है मेडिसिन। हाँ, इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं, काफ़ी डोजेज बनाती है। अभी वैक्सीन के आपने डोजेज देखे हुए, इंडिया ने कई कंट्रियों को एक्सपोर्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसने एक्सपोर्ट किया है। कई कंट्रियों को हमने दिया है वैक्सीन वगैरह, जो भी हम, जबकि आपने देखा होगा जब कोविड आया तो हमारे पास, कोविड के टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, सेटअप नहीं था हमारे पास। लेकिन हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो है इतनी जल्दी इस मौके को ग्रैब करती है। हमारे पास मास्क इंडस्ट्री नहीं थी, हम पीपीई किट नहीं बनाते थे, लेकिन आते आते इतनी जल्दी हमने मार्केट को कैप्चर किया कि हम अदर कंट्री को, अपनी ज़रूरतों को तो पूरा किया हमने, अदर कंट्री को हम सब मतलब एक्सपोर्ट करने लग गए। काफ़ी सारी कंट्रियों को हमने एक्सपोर्ट किया, मास्क किया, पीपीई किट किया। मतलब हमें जैसे कि आपदा में अवसर, मौका मिलते हैं हम, जैसे कि मिलता है हम पूरा ग्रैब कर लेते हैं। जैसे कि नहीं तो आपने देखा होगा जब शुरू में कितनी दिक्कत हो रही, जब पहला कोविड, हाँ, जब पहला साइकिल चला था तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास इसके लिए ना बेड थे, ना वेंटिलेटर्स वगैरह नहीं थे। तो हम ये मास्क, पीपी किट वगैरह भी बाहर से लेते थे। हाँ, पहले लेते थे। मास्क तो हम नॉर्मली बनाते थे, बहुत डिमांड ही नहीं थी, जैसे हम कह सकते हैं, हमें जरूरत नहीं थी, नॉर्मली बनते रहे होंगे। लेकिन जो लार्ज स्केल पे नहीं करते थे, हमारे पीपीई किट वगैरह नहीं थी। ये बाद में, उसके बाद हमारी कंपनियों ने बनाना शुरू किया, हमारी इंडस्ट्री ने, और काफ़ी ज़्यादा इसका था। हम फिर एंड में आते थे, हमने इतना मैन्युफैक्चर कर दिया, हम कई कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते थे, हमने किया। ऐसा किस वजह से हो पाया? ग्रेट लीडर की वजह। ग्रेट लीडर, और यहाँ के जो डेडिकेटेड है, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी को, प्रधानमंत्री, एक जो बोलते हैं, उनके बोलने की कला है। जो भी बंदा, उनका जो हेडर है ना, एक बार जब वो स्पीच देते उनका हो जाता है, बाद में चाहे उन्हें डिनाई कर जाए, लेकिन जब तक वो डिक्टेट करते हैं, बोलते हैं बात को, डिक्टेटर कहना तो एक गलत वर्ड होगा, जब वो स्पीच देते हैं तो उनका होकर रह जाता है। वो चाह के भी ना उनका अपना ऊपर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाँ, तो और हमारे देश के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आबादी है, लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। और जैसे राष्ट्र भावना जैसे अपने अंदर आता नहीं कि यहाँ नहीं तो कभी नहीं, लोगों ने अपॉर्चुनिटी उठाई, उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लिया और एक्सपोर्ट किया। देखा जाए तो यूनिटी में बहुत पावर आगे बढ़ के आए। यूनिटी में बहुत पावर होती है, और यूनिटी लेके आना, ये अगर जो ये एक ग्रेट लीडर की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर जो तुम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को, एक मैसिव पॉपुलेशन को, अगर जो तुम एक टाइम पे पूरा
यूनिट कर देते जैसे हो, कि हमारे इकट्ठा कर प्रधानमंत्री देते मोदी जी हो। कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पास 140 करोड़ की जनता है। अगर मैं अकेले चलूंगा तो एक कदम देश आगे जाएगा। अगर 140 करोड़ लोग एक कदम बढ़ाएंगे, हमारा देश 140 कदम आगे जाएगा। Exactly. तो यूनिटी की बात करते हैं हम, अगर एक होकर रहे, एक होकर बढ़ेंगे, हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अगर हम एक रहे, अगर आपस में बटे रहेंगे फिर विरोधी फायदा उठाते रहेंगे। डिवाइड एंड रूल। तो क्या लगता है तुम्हें आज के टाइम पे भी डिवाइड एंड रूल किस लेवल पे चल रहा है और कैसे चल रहा है? इंडिया में है कुछ आज इसका के सिस्टम? टाइम पे तो डिवाइड एंड रूल नहीं चला, काफ़ी पीपल्स तो उनसे थोड़ा आज के टाइम पे तो डिवाइड एंड रूल्स नहीं चल रहा। काफ़ी ज़्यादा लोग उनके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग उनके विरोध में भी, लेकिन जो होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी खूबसूरती है। आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए चाइना वगैरह में आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। वहाँ के जैसे कि अपने इंडिया के मुकेश अंबानी जी हो गए, उस लेवल के वहाँ के थे जैक मा। उन्होंने जैसे कि उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट अलीबाबा, हाँ कुछ उन्होंने बोला, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया कुछ दिन। वो कहाँ तो किसी को नहीं पता था, उनके घर वालों को, उनके ऑफिस वालों को कुछ नहीं पता था। तो ये इंडिया की बहुत डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी खूबसूरती, हम किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। ठीक, मैं आपको जैकमा वाला बता रहा था, तो वहाँ हाउस अरेस्ट कर दिया गया था उनको। काफ़ी ज़्यादा मतलब चाइना का जो पीपल्स हैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अभी मैंने एक वीडियो देखा, जो मैं उनका रेफरेंस देना चाहूँ, प्रशांत धवन सर हैं, अनअकैडमी के लिए पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो मैंने आज या कल ही देखा। वो बोलते हैं चाइना के अगर आप जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो सोशल में आप कितने रहते हो ना, वहाँ की आपको वो देती है, पॉइंट्स देती है, आपकी सोशल में कैसी इमेज है उसके वो पॉइंट्स देते हैं। आप कितने गवर्नमेंट के, जैसे अगर मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो मेरे पॉइंट्स को घटा देगी। मैंने मान लो जैसे आपने वीडियो बनाया इसकी, जो इसके व्यूवर्स होंगे उनके पॉइंट्स घट जाएंगे। तो चाइना में अगर ऐसे कोई कर रहा है तो सोशल पॉइंट दिए जाते हैं, ऐसे सोशल मीडिया के पॉइंट जो होते हैं डाउन, तो मतलब वहाँ के जो पब्लिक हर एक पर्सन को दिए जाते हैं। हाँ, वहाँ की पब्लिक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अभी वहाँ काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे हैं रेयर, वहाँ तो कुछ बात निकल के नहीं आती, लेकिन वहाँ पहली बार ऐसा वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो वहाँ देखो क्या करते हैं अभी वहाँ के जो सी जिनपिंग हैं क्या करते हैं। जैसे कि एक जो साम्यवाद होता है, साम्यवाद में ये होता है कि जो कम्युनिस्ट है वहाँ आपको अपने, जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, तो वहाँ कोई अधिकार किसी का नहीं। जो सरकार है, जो सरकार चाहेगी वही करना आपको, उसके खिलाफ आपको आप आवाज़ नहीं उठा सकते। जैसे इंडिया में हम किसी को भी मुँह उठा के एक फ़ोन पे ले, सोशल मीडिया पर किसी के लिए कुछ भी लिख दिया, वीडियो किसी की बना, कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ लेकिन कुछ नहीं। लेकिन वहाँ आप नहीं बोल सकते, वहाँ आप कब के कब गायब हो जाओगे घर के पूरी फैमिली के साथ, कुछ नहीं पता। ओके, तो जैसे कि तुमने अभी ये बताया कि ये रेटिंग वाला सिस्टम हर एक पर्सन को एक पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं। कितने क्रेडिट्स मिलते हैं इसका कुछ आइडिया है? ये तो चाइनीज ही बता सकते हैं। हाँ, जैसे अभी मान लो फेसबुक हम इंडिया में यूज करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला, हमने कुछ पोस्ट किया, गवर्नमेंट ने हमारे क्रेडिट डाउन कर दी। और जिसने उस पर लाइक्स या कमेंट्स किया उसके भी क्रेडिट डाउन कर दी। सोचो कितना मतलब डरावना होगा। हम अपने व्यू हम रख नहीं पाएंगे, हम सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये मतलब बहुत वहाँ की पब्लिक कैसे रहती है वही जानेंगे। अब बहुत बुरा है। कोई नहीं, हम इस टॉपिक पे, इस जियो पॉलिटिक्स हम मतलब बहुत लकी है कि हम जो इंडिया में रहते हैं, ग्रेटफुल है कि हम इंडियन हैं। हमें खुल के जीने की आज़ादी, हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, टहल सकते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ इंडिया में इंडिया जितनी वर्सेटाइल कंट्री कोई भी कंट्री नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। जितनी आज़ादी आपको इंडिया में है उतनी आपको कहीं पे, आप यूएस से चले जाओ, रशिया चले जाओ, अदर कंट्रीज में चले जाओ, आपको कहीं इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आपको इंडिया में। हर एक चीज़ की इंडिया में आपको आज़ादी, इंडिया में हर एक चीज़ की आपको आज़ादी मिलती है। हर एक चीज़ आप जैसे चाहते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब जो जिसके खिलाफ बोलना है, जैसे आपको किसी की मतलब कोई आपको इंटरफेयर करता ही नहीं, ना गवर्नमेंट, ना पीपल, ना कोई नहीं इंटरफेयर करता। एक अपना कंट्री है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो क्या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी यही है, सबकी आवाज़ सुनना चाहिए। अगर आप किसी की आवाज़ को दबा रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ना, वो क्या कहना चाहिए। वो अपने एंगल से कहेगा, आप अपने एंगल से कह रहे हैं। हो सकता है आपका एंगल गलत, सामने वाले का सही हो। जब तक आप सामने वाले को देखेंगे नहीं तब तक डिसीजन नहीं ले सकते आप। अच्छा, जैसे कि पास्ट में जाते हैं,
पास्ट में इंग्लिश एम्पायर आया था इंडिया में, तो उसने बहुत ही बड़े लेवल पे डिवाइड एंड रूल किया था। इंडिया में डिवाइड एंड रूल करके पूरा इंडिया को एकदम पूरा खोखला कर दिया था। ऐसे सिर्फ इंडिया में नहीं, उसने बाकी अदर भी कंट्री में सब जगह उसका एक तरह से मेन हथियार देखा जाए तो डिवाइड एंड रूल था। आपको एक बात पता होगी, जो यूएसए है, अमेरिका, वो कंट्री नहीं है, वो एक कॉलोनी था। कॉलोनी था, यस। जैसे कहीं ना कहीं जो अमेरिकन हैं वो ब्रिटिशर से ही है, यूरोपीय लोग ही वहाँ जाके बसे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, यूरोपीय या फिर जो ब्लैक आप कहते हैं वो वहाँ के अफ्रीकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है वो। अफ्रीकन अमेरिकन है वो। ये इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियाँ थी। ये तो खोजते खोजते हमारे यहाँ मसालों का ढेर था, मसालों, हाँ, तो खोजते खोजते आए थे। कोलंबस आया था, वो रास्ता भटक गया। कोलंबस ने तो पूरी दुनिया ही, कोलंबस इंडिया को खोजने आया था, उसने गलती से अमेरिका को खोजा। और ये पागल लोग मतलब हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं कि जैसे बोलते हैं इंडिया की खोज इतने ईयर में हुई। अगर इंडिया तो पहले से था, ये तो तुम्हें इतने ईयर में मिला, तो तुम कैसे कहते हो इंडिया की तुमने खोज की है? ये कितना गलत हमें हिस्ट्री आज तक पढ़ाई गई है। एग्जैक्टली। इसके बारे में मतलब कोई कुछ फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं। भाई हम तो हजारों साल से हैं, तुमने हमें आज के दिन पाया तो इसका मतलब थोड़ी कि हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व आज से है। तुमने आज के दिन हमें मिला, आज के दिन से तुम हमें जानते हो, हम पता नहीं कितने हजारों साल से हैं। एक कुछ चीज़ें इस हिस्ट्री में मतलब जैसे कि समझ में नहीं आती, गलत ही है। एग्जैक्टली। हिस्ट्री ना, इसके बारे में खान सर बोलते हैं, जो यूरोपियन जो ढूंढने आया था इंडिया में, सबसे पहले शायद केरला में आया था समथिंग, वहाँ आया था, वहाँ जहाज से आया था, वहाँ के राजा कोई थे, वहाँ देख के बड़े खुश हुए। वो बोलते यहाँ आया मतलब केरला में गया, तो लोगों ने उससे देखा। अगर वो बोलता अगर बिहार में आता लेकिन लोग उसे मार मार के भगा देते पीट के, तो हमारे इंडिया पे कब्जा होता ही नहीं। वो अपने जैसे लैंग्वेज में बोलते हैं, बड़ा फनी सा बोलते हैं, बहुत अच्छा तरह से देखा जाए तो पता नहीं उसका लकी टाइम था कि किसका लकी टाइम के वो केरला में पहुंचा है। और उसके बारे में एक और डेटा, जैसे कि वो लोग खोज रहे थे इंडिया को, उनको पता था यहाँ कोई कंट्री तो है जहाँ मसाले पाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो समुद्र के थ्रू आते थे उनको पता नहीं था। तो पहले आपने एक सुना होगा वेस्ट इंडीज, वो पहले उसको एक साइंटिस्ट आया था, उसका मुझे नाम भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसने वेस्ट इंडीज को खोजा, उसने बोला ये इंडिया है, उसका नाम इंडिया रखा। बहुत जो गोरे हैं बहुत दिनों से इसको इंडिया जानते थे, लेकिन वो इंडिया था ही नहीं। फिर जैसे कि फिर बाद में आया, उसने खोजा ए इंडिया, फिर लोगों में कंफ्यूजन था, ए वाला ईस्ट इंडिया, मतलब कौन से इंडिया आप जा रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होता। फिर उसका नाम किया वेस्ट इंडीज और एक इंडिया। फिर वो बोला नहीं पागल, जो तूने था वो वेस्ट इंडीज और मैं इस वाले इंडिया जा रहा हूँ। इसके पीछे की हिस्ट्री मतलब काफी वो है, बहुत ही बहुत मतलब देखा जाए तो हम पढ़े तो हम कुछ ना कुछ निकल के आता है। जैसा कि तुम अभी बता रहे हो कि हिस्ट्री में बहुत गलत पढ़ाई जा रही है, बहुत ज्यादा। आज के टाइम में स्कूल में देखा जाए तो देखते हैं कौन कंट्रोल कौन कर रहा है इस हिस्ट्री को, मतलब देखो पूरा खुल के सामने क्यों, जो रियलिटी है वो रियलिटी क्यों नहीं हमें बताई जा रही है। जैसे बोलना तो नहीं चाहिए मैं, इससे आप जब हमारा देश आजाद हुआ, रियलिटी में एक मिनट में रियलिटी में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे तो हमारे इंडिया का इतिहास बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहा है, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई रहा है। लेकिन हमें हिस्ट्री में दिखाया क्या गया है कि मतलब एक बहुत ही दबी हुई मुगल, बहुत ही वैसा दिखाया गया। तो मतलब इस हिस्ट्री पे कंट्रोल किसका है, कोई क्यों नहीं खुल के सामने बात कर रहा है इसके ऊपर? काफी ज्यादा रीजन जो मुझे ऐसा लगता है, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, वहां से हमारे जो शिक्षा मंत्री हुए हैं, जो हमारे गवर्नमेंट हुई, उसके पीछे काफी ध्यान नहीं दिया। ये जो कहते हैं मैकाले पद्धति, मैकाले क्या मतलब? मैकाले ने ही जो हमारी शिक्षा व्यवस्था दी कि एजुकेशन सिस्टम मैकाले के द्वारा ही जो बनाया गया, उसी को हम आज तक फॉलो करते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम सारा मैकाले, लॉर्ड मैकाले। हाँ। तो ये तो देखा जाए तो यूरोपियन वही था जो हमारे ऊपर, इटली के ही थे, जो हमारे अंग्रेज थे वही हैं जो हमारे ऊपर रूल करके गए थे। उन्हीं का सिस्टम आज तक हम फॉलो करते हैं। जो उसी में जिसको ग्रेटफुल बताया गया, हमारी हिस्ट्री को दबाया गया। हमारे आप साउथ में जाएंगे कैसे कैसे मतलब टेम्पल्स हैं, कैसे कैसे वहाँ हैं, तो उनके बारे में कोई हिस्ट्री ही नहीं है, कुछ सिस्टम हमने आज तक पढ़ा नहीं। वो तो आज जो हम नेट के माध्यम से जो इधर उधर देखते हैं तो पता लगता हमारा मतलब जो हमारा वो था हिस्ट्री कितनी ग्रेटफुल है। महाराज शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा, ये सब हिस्ट्री में हमारे है ही नहीं। इनके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर तक तो है ही नहीं। जो अननेसेसरी मतलब चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे उनके बारे में, जो कि इंडिया में माना जाता है, जो नौसेना है,
जैसे हमारे इंडियन नेवी के जो जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ, मतलब जिन्होंने इन्वेंट किया, महाराजा शिवाजी, उन्होंने किया था। जब हमारा उस टाइम पे 1800 समथिंग या जो भी उनका, मुझे एग्जैक्ट डेट में तो आगे पीछे हो सकती है, जो बाहर के जो आक्रांता आते थे उनसे बचने के लिए इन्होंने जो इंडिया में जो सेटअप किया था महाराष्ट्र में मराठा, इन्होंने ही हमारे मतलब उसकी अगुवाई की थी कि हम नेवी रखेंगे। नेवी की खोज इन्होंने की थी, इन्होंने जहाज़ वगैरह जो भी पानी के हैं इन्होंने बनाए थे। वहीं से हमारी, इनको बाद में हमारी थोड़ी सिस्टम बेकार हुए, नहीं तो हम बहुत आगे निकल जाते नेवी के मामले में। हमारे सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गए, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, उन्होंने मतलब ये की थी। तो हमारा इतिहास वहाँ से, ये सब हमें हिस्ट्री में पढ़ने को नहीं मिला। अब मूवी के थ्रू या जो अब मूवियों में भी मजाक बनाया जाता है, जैसे कि अच्छे फैक्ट्स नहीं लाए जाते, लेकिन हम नेट के माध्यम से, अदर बुक्स की वजह से जब हम रैंडम पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। ये सब हमारे इस हिस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं इनके बारे में। मतलब कहीं छोटा सा पॉइंट्स तक नहीं था, चैप्टर तो कहना दूर की बात है। एग्जैक्टली मतलब जो एक हमें हिस्ट्री आज के टाइम पे जो पढ़ाई जाती है वो गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, खुल के बोल सकते हैं इसको कि मतलब बिल्कुल रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। जो एक्चुअल में हिस्ट्री हमारी जो एक ग्लोरीफाई हिस्ट्री रही है उसके बारे में हमारे स्वामी विवेकानंद जी है, दयानंद सस्ती, इन सब के बारे में एक एक चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी एक विवेक बिंद्रा जी का कोट्स है, मैं उनकी शॉर्ट्स देख रहा था। उन्होंने बोला एक बार वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो अपने ध्यान में थे, तो कुछ अंग्रेज लड़कियां थी, वो बोलती हैं, इन्होंने घड़ी पहनी थी, काफ़ी कॉस्टली थी, तो बोलते ऐसे बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, इसे ले लेते हैं, मतलब तुम मुझे दे दो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मुझे छेड़ा है, ऐसे समथिंग करके। फिर वो कुछ नहीं बोले, बार बार किया, तो उन्होंने इशारा किया कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप पेपर को पेन निकाला, जो मतलब बोला आपको जो कहना आप इस पे लिख के दो। उन्होंने बोला था अगर आप नहीं करोगे तो मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। तो उन्होंने लिखा कि मुझे घड़ी दे दो नहीं तो मैं ऐसे करूंगी, मतलब उन्हें समझाने के लिए। फिर उन्होंने जब लिख दिया तो इन्होंने बोला कि अब आप जिसको बुलाना बुला लीजिए। फिर वो हैरान, मतलब एक उनका एक, आप देख रहे हैं माइंड कि इसके पहले बोले ही नहीं, आप उन्हें मतलब पागल बना दिया। आप ये देख सकते हैं, ये रियलिटी की कोई बात, रियलिटी की बात है। विवेक बिंद्रा जी, उन्होंने कहीं ना कहीं फैक्ट पाया होगा तो ही उन्होंने अपने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। नहीं विवेक बिंद्रा, हाँ। तो मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब हिस्ट्री रही है, ग्लोरीफाइड रही है। इन सब के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। दयानंद सस्ती जी, रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जो इसके बाद इन्होंने एक संस्था भी चलाई थी। हाँ, रामकृष्ण मिशन करके समथिंग था। एक बार की बात है, जब अमेरिका में एक शिखर वार्ता और सम्मेलन हो रहा था स्वामी विवेकानंद जी के टाइम में, तो वहाँ गए थे। ये अपने मतलब जो भी वो गेरुआ रंग पहन के गए थे, वहाँ बैठे सारे कंट्री के, सारे धर्म के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे, वहाँ सबने बोला, अपने स्पीच दी। फिर यहाँ से इंडिया से स्वामी विवेकानंद जी गए थे वहाँ। पहले बार जब इन्होंने बोला पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिकन, लोग मतलब हैरान रह गए। एक बंदा जो कहाँ से आके बोला हमें ब्रदर्स एंड सिस्टर बोल रहा है। नॉर्मल क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन जब उनके अंदर कुछ अपना सा फील आया, ये बंदा कुछ अलग बोल रहा है। एग्जैक्टली मतलब जैसे कि कनेक्शन अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वहाँ से हमारी जैसे कि एक जो कल्चर है, हम डिवाइड नहीं करते, हम सबको अपना पूरे यूनिवर्स को एक मानते हैं। अपने आज की हमारी पॉलिसी, पहले की पॉलिसी, हम किसी पे रूल नहीं कर, हम मिल बांट के रहना चाहते हैं। तो तब से हमारा ऐसे मतलब बड़े बड़े हमारे जो संत हुए उनको डिग्लोरीफाई किया गया, उनके बारे में हमें बताया नहीं गया। जबकि हम बहुत लकी थे, अगर हम आचरण करें स्वामी विवेकानंद जी का, तो क्या बात है। अगर हम कुछ परसेंट भी कर पाते हैं हम अपने लाइफ में, जो कोई भी करें, बहुत आगे जाएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया तक नहीं गया। अगर हम इनके बारे में पढ़ें, इनको आजकल के युवा जो भटक रहे हैं, आजकल के युवा अगर इनको रोल मॉडल माने तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब वो हो सकता है। कई अच्छे जैसे गलत चीज़ में एडिक्ट हो रहे हैं, ध्यान नहीं लगाते, जैसे अगर इनको मानेंगे, अगर इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए रोल मॉडल, इनको एक्सेप्ट करते, काफ़ी आपके फ्यूचर ब्राइट्स होते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा भटकने के कम चांसेस होते हैं। ये क्या होता है, हमारे माइंड में भरा नहीं गया, हमारे माइंड में मतलब हमें गाइड नहीं किया गया कि तुम ऐसे बनो। तुम्हारे सामने जिसके जो पढ़ा, जिसको आपने उसी की तरह आपने बनने की कोशिश की, जिसको देखा उसी की तरह आप बनने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली जैसी इमेज आपके सामने लेके आते हैं आप वैसे जिसको आप रोज देखते, जिसके बीच में कहते हैं ना, जैसे खान सर कहते हैं, संगति का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं होता, संग गति, जिसके साथ आप रहते हो उसकी गति के साथ ही आपकी गति होती है।
जी ग्रोथ, सामने वाला जैसे ग्रोथ करेगा वैसे ही आप करते हैं। वही है जिसको हम देखेंगे, जिसको रोल मॉडल बनाएंगे, जिसको हम सबसे ज़्यादा सुनेंगे, देख उसी की तरह हम बनने की कोशिश करेंगे और हम वही बनेंगे। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा जो रोल मॉडल होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम में जैसे कि आप इंडिया में बहुत रोल मॉडल है। जैसे कि एक मैं देख रहा था, जैसे क्या नाम है, मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पे तो जैसे ग्रेट लीडर पीएम, जैसे कि हाँ आप कहना चाह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। जैसे कि आज पूरी दुनिया जो है परेशान है, फैन है यार उनके। फैन है उनके, मतलब एक वर्ल्ड लीडर पूरे इमेज। मानना जैसे पड़ेगा। इंडिया को, जैसे आज के पहले मैं ज़्यादा पुराना जाओगे तो आप इंडिया को इतना एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडिया की रेपुटेशन नहीं थी जैसे एज ए, आजकल हमारे विदेशों में काफ़ी ज़्यादा इमेज बनी है। जो प्रधानमंत्री जो है ना, एक इनके अंदर वो दिखता है, वर्ल्ड लीडर है, पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है। एग्जैक्टली। जैसे अभी आप देखोगे रूस यूक्रेन का जो लड़ाई हो रही है, सब कोई एक दूसरे की मदद करने में, कोई रूस के खिलाफ सारे खड़े हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे होगा। प्रधानमंत्री इकलौता इंडिया है जो किसी की तरफ से नहीं खेल रहा है। वो बोलता है आप बात करके ही सुलझाओ, कोई भी चीज़, लड़ाई से कोई भी शांति नहीं आएगी। जब तक आप बात नहीं करोगे टेबल पे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये एक दिखाता है आपको, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश की सोच को रखते हैं कि आप लोग जितना लड़ाई से कभी, मतलब किसी का हल नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, शांति से बैठ के बातें करने से ही शांति आएगी। तो ये कह रहे हैं एक जो होता है सबको ध्यान में रखते हुए चलने वाली बात, ये इनके अंदर पावर है। सबको एक साथ लेके चल सकते, सबका ध्यान रख सकते, सबका साथ, किसी का बुरा नहीं। उनका नारा सबका साथ सबका विकास, साथ में उन्होंने बाद में जोड़ा सबका विश्वास। एग्जैक्टली। तो ये पावर है इंडिया की। अगर जैसे कि आप देखें, हम इकोनॉमी हमारी काफ़ी ज़्यादा पहले इकोनॉमी थी। आप जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारा युद्ध हुआ था 1965 में, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। उस टाइम में हमारे पास कुछ नहीं था।